Hello guys, this is Prachiti Vitole and I am here today with TS ma'am. Hey everyone, you know me very well, है ना? इतने सारे केमिस्ट्री के वीडियोस में रोज ही देखते हो मुझे. Well, आज again with the next episode of our chat show and प्रचिति है आज मेरे साथ. प्रचिति again हमारे एक एल्यूमिनाइज में से, सारे एल्यूमिनाइज में से एक है. She is also in one of the most reputed institutes of our country. जैसे हमने हमारे लास्ट एपिसोड्स में हमारे NITians और सारे GMCians और एम्स वाले स्टूडेंट्स से हम मिले, वैसे ही आज हम प्रचिति के बारे में बात करेंगे. प्रचिति शी कोट हर जर्नी कि वो कैसे उस इंस्टीट्यूट तक पहुंची है और उसने सारे कैसे चैलेंजेस उसको मिले हैं और किस तरीके से वो आप लोगों को काफ़ी इंस्पायर करेगी एक्चुअली उसकी स्टोरी. सो प्रचिति, ओवर टू यू. Yeah, so I am from ISER Behrampur. What? ISER Behrampur. Exactly this kind of reaction the students of ISER get when they tell about their college. People are less aware of ISER. Yeah. So हम सब ने basically like even myself, मैंने भी JEE और NEET के बारे में ही सुना था. So basically ISER के बारे में इतना आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में. कैसे पता चला फिर आइसर के बारे में? कैसे गई तुम, कैसे टिल्ट हुई आइसर में, कैसे शुरुआत की थी तुमने, क्या सोचा था पहले? When I started for the 11th and 12th, मेरा फोकस कम्प्लीटली नीट के तरफ ही था. Yes, I remember. तुमने नीट प्रिपेयर किया था? Yes. Okay. फिर कैसे तुम यहाँ तक पहुँची? From the start itself, like although मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, but somewhere inside मुझे रिसर्च में इंस्टीट्यूट था, स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये मेरा मोटो था. यानी तुम्हें रिसर्च में इंटरेस्ट था? हाँ. सो जब मैंने ऐसे डैड से बातचीत होती थी तो डैड ने मुझे आइसर के बारे में बताया था. ही गॉट टू नो फ्रॉम हिज वन ऑफ द क्लाइंट्स इन अमंग्स द डॉक्टर्स. सो वैसे तुम्हें वहाँ से तुम्हारे पापा से कुछ पता लगा कि भाई आइसर कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, ऐसे कुछ सेट ऑफ कॉलेजेस हैं जहाँ से आप रिसर्च? इंडिया में कॉलेज है जो स्पेसिफिकली रिसर्च से रिलेटेड है. सो आइसर्स के 7 कॉलेजेस है. आई एम फ्रॉम बहरामपुर. सो अदर कॉलेजेस आर इन पुणे, भोपाल, तिरुपति, तिरुवनंतपुरम एंड मोहाली. फॉर दिस एग्जामिनेशन, for this college we have to give IIT. Yes. ISER aptitude test. Yes. ISER conducts its separate test. So ISER के एग्ज़ाम IIT के लिए 3 क्राइटेरियाज है बेसिकली ISER में एंटर होने के लिए. सो वन इज़ JEE, जो यानी टॉप 10% स्टूडेंट्स है. JEE के टॉप 10% स्टूडेंट्स. ओके. काफ़ी क्वालिटी आपको बच्चे वहाँ पे मिलेंगे. काफ़ी अच्छे लोग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. यस. देन सेकंड इज KVPY, अनदर एग्जाम वी हैव हर्ड अबाउट. यस, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट. यस. ओलंपियाड्स. या. सो बेसिकली जो बच्चे JEE और KVPY के लिए अपीयर होते हैं उन्हें IIT नहीं देना होता है. So there is the third criteria known as SCB channel, which considers your board's percentage. So when you complete the criteria of your percentage, you are eligible for IIT. यानी आपका वो कुछ हर साल कुछ बोर्ड का क्राइटेरिया निकालते हैं कि इतना परसेंटेज बोर्ड होना चाहिए. हर स्टेट के लिए कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया होता होगा बोर्ड परसेंटेज का. और फिर जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आप उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है IIT, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो. और फिर जब आप IIT क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको आइसर के अंदर एडमिशन मिल जाता है. तो आई थिंक आपने यही वाला पाथ फॉलो किया था, राइट? ओके. तो मुझे बताओ कैसे प्रिपरेशन शुरू की थी? जहाँ तक मुझे याद है कि तुमने नीट की प्रिपरेशन शुरू की थी, फिर तुम यहाँ टिल्ट हो गई थी. तो क्या रही तुम्हारी 2 साल की जर्नी कि भाई एकदम से नीट से तुम आ गई, आइसर की तरफ चली गई, GMC कहाँ डॉक्टर बनने वाली थी, कहाँ रिसर्च करने चली गई, है ना? तो क्या था ये 2 साल में, कैसे कैसे अप्स एंड डाउन्स, कैसे कैसे क्या क्या फेस किया तुमने? जब हम 11th-12th के दौरान जब मैं बेसिकली नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, आई वॉज इन दैट कॉन्फिडेंट इन फिजिक्स. सो बेसिकली एक स्टार्ट से बताओ. स्टार्ट से यानी जैसे 10th से एकदम जब हम आते हैं, 10th का रिजल्ट आता है,
तो क्योंकि हमारे ये वो वाले बच्चे भी देख रहे हैं जो अभी जस्ट 10th का रिजल्ट आया है जिन लोगों Yeah. का, जो कि अभी इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई क्या ऑप्ट करें, जेई ऑप्ट करें या चलो बोर्ड ही कर लेते हैं यार, छोड़ो अभी 2 साल मस्ती करते हैं, है ना, फिर कुछ और करेंगे। तो वो सारे बच्चे भी देख रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए भी कुछ लेसन उनको भी मिलेगा आपकी जर्नी से। तो तब से बताओ फिर कि भाई 10th के बाद आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या सोचा, क्या सोचा? आफ्टर 10th बेसिकली काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग इज़ वेरी नेसेसरी एंड इवन पेरेंट्स का भी इक्वली रोल है इसमें कि यानी कैसे डायरेक्शन दिया जाए एंड इवन अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है अवेयर करवाने के लिए। ओब्वियसली 10th के बाद इतना नॉलेज नहीं होता है, सो बेसिकली पेरेंट्स ही है जो हमें यानी इंस्टीट्यूट्स यानी साथ में जाते हैं और बातचीत होती है, राइट। सो बेसिकली जब मैं आई थी तो आई वॉज फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट। मैं यहाँ आई वॉज अ रिपीटर स्टूडेंट हियर। ओके, शी वाज अ रिपीटर, ये रिपीटर थी, इसने 11th 12th यहाँ से नहीं किया हुआ है FIM से, उसने कहीं और प्रिपेयर किया हुआ था। तो तुमने जब काउंसलिंग ली, तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि प्रॉपर काउंसलिंग लेना ज़रूरी है, फिर आप अपना कोई भी इंस्टीट्यूट ऑप्ट करें। वेरी ट्रू। सो जब मैंने 11th में स्टार्ट किया था, सो बेसिकली आई वॉज हैविंग अ आइडिया अबाउट MCQ क्या होते हैं, देन जेई कैसे एग्ज़ाम है एंड नीट कैसे एग्ज़ाम है, बिकॉज मेरे कज़न्स थे। सो बेसिकली इंस्टीट्यूट ढूंढना तब पॉइंट था, ऑल्दो आई वॉजंट दैट गुड इनफ विथ इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग 11th 12th। सो तब केमिस्ट्री एंड बायो वॉज लाइक क्वाइट माई कॉन्फिडेंट पॉइंट्स, बट फिज़िक्स उतना प्रॉपर नहीं था मेरे लिए। मैं फिजिकल हो नहीं पाया था नहीं, 12th में। आई couldn't मेक दैट टू बी प्रिसाइज। सो मैंने ट्राई किया, ऑल्दो मैंने ट्राई किया बट आई वॉजंट दैट गुड इनफ, नॉट कॉन्फिडेंट एज यू सेड। फिर एक पॉइंट आया कि जब 11th 12th का प्रिपरेशन चल रहा था, फिर बोर्ड्स का टाइम आया, तो तब फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बढ़ गया। तो बेसिकली मैंने एज अ ब्रेक लेने के लिए, जो बहुत बड़ी गलती है कि ब्रेक नहीं लेना चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग कंटिन्यूस, सो मैं ब्रेक लेके पुणे चली गई थी अंकल के पास थोड़ा सा कि फ्री हो जाऊँ, बट व्हेन आई केम बैक आई वॉज टोटली डिसकनेक्टेड। सो बेसिकली ऑल्दो आई परफॉर्म्ड वेल। जब तुमने ब्रेक लेने वाली चीज़ की, तब तुमने बोर्ड्स और नीट के बीच में ब्रेक ले लिया था, और या फिर तुमने कब एग्जैक्टली ब्रेक कब लिया था? और नीट के एग्ज़ाम्स के पहले लिया था। नीट के एग्जाम्स के पहले लिया था, हाँ। तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट का, हाँ। उसके पहले ब्रेक ले लिया था। हाँ, यानी अब चलो अब बोर्ड हो गया है, अब थोड़ी छुट्टियां मना के आते हैं, ऐसा? आई गेस, हाँ, यस, ओके। या। सो जब ब्रेक लिया था तो वापस आने के बाद उतना कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो हो चुका था। कनेक्टिविटी हाँ, छूट चुकी थी। सो मैंने जब तुम बोर्ड से वापस, जब हाँ। तुम बोर्ड देके फिर जब पूना से वापस आई, तब फिर क्या था तुम्हारा? हाँ। कैसे प्रिपेयर किया नीट? सो मैंने तब नीट का ऑल्दो मैंने वापस ट्रैक पे आने का ट्राई किया, बट नहीं उतना सक्सेसफुल हो पाया। सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, इट्स वेरी Yeah. डिफिकल्ट टू रीगेन इट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ या ऑल्दो मेरा बोर्ड्स अच्छा निकल गया, क्योंकि उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे कि मैं थोड़ा थेरी के साथ एडजस्ट कर पाती, एंड आई अचीव्ड 88% इन माई 12th। सो फिर आई गॉट टू नो अबाउट FIM आफ्टर लाइक एग्ज़ाम्स के पहले मुझे FIM के बारे में पता चला फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड एंड द एल्यूमिनाई हियर, जैस, यस, अथर्व जैस। सो तब मैंने क्रैश कोर्स के लिए यहाँ ज्वाइन किया था। नीट क्रैश कोर्स, यानी जब तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट जो नीट का था उसके हाँ। क्रैश कोर्स के लिए, आई रिमेम्बर। तो फिर बट मेरा परफॉर्मेंस इतना वेल इनफ नहीं था, एंड नीदर मेरी भी इच्छा नहीं थी कि मैं उस साल सिलेक्ट हो पाऊँ, क्योंकि मुझे फिज़िक्स में तभी भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। और पता था कि 2 साल के हाँ। बाद किए हैं तो भाई इस साल तो भला होना मुश्किल है। एग्जैक्टली, और काफी मैं पर्सनली ऐसा चाहती थी कि एटलीस्ट जो 11th 12th में फ़िज़िक्स है मैं उसके कम से कम बेसिक्स तो समझ पाऊँ। यानी फिजिक्स बिल्कुल ही नहीं था, डब्बा ही होल था। हाँ, इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर सर। हाँ। Okay. सो फिर जब रिपीट करना था तो फुल फ्लेजेड आई स्टार्टेड एट FIM, एज यू नो। सो फिर पहले दिन जब यहाँ आए तो सर से बात हुई, सर से बात की थी, तो कैसा रहा था फिर? कैसे जब हमने स्टार्ट किया, फिर से जब स्टार्ट किया पूरा, हाँ। जब आप रिपीटर की तरह पढ़ रहे थे तो आपको पूरा 11th पूरा 12th का पूरा सारा का सारा हम लोगों ने सिलेबस पढ़ाया। Yes. पहले तो क्या डिफरेंस तुमने महसूस किया, जो कंटेंट था, जो क्लास नोट्स थे, क्या डिफरेंस? क्योंकि तुम ऑलरेडी कहीं पढ़ चुकी थी,
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ठीक है ना, इट विल लाइक ऑफन हो जाएगा वो फालतू में। तो तुमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस मतलब तुम कर चुकी थी, तो क्या तुम्हें क्या दिखा, डिफरेंस क्या दिखा कंटेंट में, क्लास नोट्स में, किस तरह का डिफरेंस फील किया तुमने? जितना हम लोग थियोरी पढ़ाते हैं उसके साथ जितना हम लोग प्रैक्टिकल इमेजिनेशन ट्राई करें, दैट इज़ द की रोल ईयर जो मुझे सोनी सर से मिल पाया यहाँ पे, स्पेशली इन फिज़िक्स। क्योंकि फिजिक्स में बहुत हालत खराब थी। हाँ, सो जितना भी मैंने 11-12 का फिज़िक्स पढ़ा था, आई कवर्ड इट इन दी 1 ईयर ऑफ माई रिपीट। बायो में मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट थी, मुझे बायो के कंसेप्ट्स याद थे, मैं खुद से पढ़ना चाहती तो मैं खुद से करती थी वो चीज़, यानी गाइडेंस नेसेसरी था, बट मुझे ये पता था कि मैं खुद से कवर कर सकती हूँ। बायो खुद से कर लो। या वैसे भी मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो बायो कर लेते हैं, टीचर्स थोड़ा बहुत कर दें, मतलब गाइड कर दें तो बायो हो जाएगा, बट फिजिक्स इज सच अ सब्जेक्ट कि विदाउट एक अच्छे मेंटर, एक अच्छे टीचर के बिना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। या एंड विच वाज लाइक वेरी पॉसिबल हियर एट FIM, जो मुझे सोनी सर से मिला। एंड अकॉर्डिंगली सिमिलर इन केमिस्ट्री जो आप ले रहे हो, तो फिज़िकल केमिस्ट्री तभी टफ जाता था। हाँ, क्योंकि फिजिक्स वीक होता है जिन बच्चों का, तो उनको फिजिकल केमिस्ट्री टफ होता ही है। या सो ऑर्गेनिक में अच्छा था, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में दिक्कत होती थी, विच गॉट क्वाइट क्लियर्ड एट विथ यू। ओके, थैंक यू। तो वही बात करेंगे हम फिर से, यानी जो डिफरेंस तुमने फील किया। और क्लास नोट्स मतलब क्लास नोट्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, प्रॉपरली जो हो रहा है उसको मेंटेन करना अपनी कॉपी में, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। अच्छा, यानी हम बच्चों को यहाँ पे वही बोलेंगे कि क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से प्रॉपरली लेके चलो। इवन शीट्स जो हमें मिलती है FIM में, दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम टाइम टू टाइम कंप्लीट करें। इवन मैंने वो गलती की कि कभी लेट हो जाता था, तो कैसे कोप अप करें तीनों चीज़ों को एक साथ, तो कभी स्किप हो जाता था, जो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि तुम्हें टाइम निकाल के खुद से एडजस्ट करना है, समहाउ यू हैव टू डू इट। एग्जैक्टली, यानी शीट्स आपकी बिल्कुल ऑन टाइम होनी चाहिए। हाँ, क्लास नोट्स आपके बिल्कुल अपडेटेड रहने चाहिए, है ना। तो क्लास नोट्स और शीट्स अगर आपकी चलती रहेगी तो इट इज़ मच मोर देन सफिशिएंट। आई थिंक यही बात अथर्व ने भी की थी, तो वही चीज़ है, आप लोग इस बात को सीखें। और जो भी बच्चे हैं जो कि अपने क्लास नोट्स और अपने होमवर्क को प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, टाइम टू टाइम नहीं कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, वो सब करने में मत करो, तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, फालतू पाप मत करो। डेफिनेटली, क्योंकि जब हम क्रॉस करके निकल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जितना टाइम हमने स्किप किया है, शायद अगर हम लोग वो भी यूटिलाइज करते तो मे बी और बेटर कर पाते। एग्जैक्टली वही होता है, टाइम निकल जाता है, रिग्रेट्स रह जाते हैं। हाँ, सो कोई रिग्रेट्स ना रहे, इसीलिए अब बता रहे हैं आपको कि भाई इन लोगों ने भी वही चीज़ की है, तो ये मिस्टेक्स मत करो, ये मिस्टेक्स को अवॉइड करो, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह का कुछ और अच्छा या इनसे भी अच्छा इवन व्हेन जब हम शेयर कर रहे हैं, तो दैट साउंड्स वेरी एकदम फिलोसॉफिकल साउंड होता है कि यार कैसे करेंगे एक साथ, समहाउ तो कहीं ना कहीं होगा, बट यू हैव टू डू इट, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। बिकॉज जो बच्चे पहुंच रहे हैं इंस्टीट्यूट्स में, उन्हें भी उतना ही सिलेबस था, सो डेफिनेटली हाँ, उनके 24 घंटे होते हैं, उनके लिए भी सिलेबस उतना ही बड़ा होता है। एग्जैक्टली, बट दे डिड इट, सो यू हैव टू डू इट। या अगेन, तो अब मुझे बताओ प्रचिति कि क्या इन पूरे 2 साल या 3 साल की जर्नी में कहूँगी, ठीक है, क्या कभी ऐसा कोई पॉइंट आया है जब तुम बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड, लाइक डीमोटिवेटेड फील कर रही हो कि यार अब तो लाइक मुझे सब छोड़ना है, नीट वीट सब छोड़ देना? डेफिनेटली, जब मैंने क्लासेस स्किप किए और एल्स मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया, तो मैं उतना चीज़ मिस कर गई। एंड अगर वो चीज़ अभी पेपर में आ रही है तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। इवन जब हम एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो रहे थे यहाँ पे MCQ पेपर्स के लिए, तो यहाँ पे पता चलता था कि अगर किसी कॉम्पिटिटर को कम ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, डेफिनेटली तब भी डिमोटिवेशन होता था। कैसे कोप अप करती थी फिर उसको? सोनी सर वॉज दी ओनली लाइक ऑप्शन ईयर कि हम लोग जाके सेपरेटली सर से बात करते थे हमारे एग्ज़ाम्स के टाइम के वक्त, या फिर एग्ज़ाम्स के बाद जब रिज़ल्ट्स आ जाते थे तो हम लोग सर से जाके बात करते थे। तो सर बेसिकली सर हमेशा अवेलेबल थे हमारे साथ,
कि यानी ऐसा ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, बट वेन एवर ही टोल्ड कि ट्राई करना वो बताए उनका काम है, बट हम अप्लाई करें ये हमारा काम है। एग्जैक्टली वो तो हम तो देखो सभी को बताते हैं, बच्चे हाँ। मेरे पास आते हैं, सबके पास जाते हैं, है ना, हम सभी को बताते हैं जितना हो सके गाइड करते हैं, बट वही है ये लोगों ने उसे अप्लाई किया, उसे अपनी लाइफ में उतारा, उसको प्रैक्टिकली फिजिबल बनाया, तो वो कहीं पहुंच गए। अब आप लोग उसको बस ऐसे ही किया, ठीक है भाषणबाजी कर रहे हैं, बोलते ही रहते हैं, ये सोचते हैं टीचर्स Yeah. बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो टीचर्स और पेरेंट्स के बोलने का वैल्यू बहुत कम होता है, ठीक है। बट इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भाई तुम लोग बोलो, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी कहीं जा चुके हो, उस चीज़ को एक्सपीरियंस Exactly. बहुत करीब हो। हम तभी बोल पा रहे हैं क्योंकि हम लोग हमारी मिस्टेक्स रियलाइज़ कर चुके हैं, बट हमारे पास अभी कोई बैक थ्रू नहीं है कि हम वापस जाके उसको उतना कवर करें। सो बेसिकली हाँ, सो बेसिकली तुम्हें ये समझना है और खुद में इम्प्रूवमेंट करना है, और करोगे तो डेफिनेटली कहीं पहुंचोगे। या इट विल बी बेनिफिशियल ऑलवेज सम और द अदर वे। एग्जैक्टली। तो मुझे बताओ कि FIM में जो तुम्हारा पूरा एक रिपीटर वाला जो जर्नी था, उसको कैसे किया तुमने, मतलब वो पूरा साल कैसे था, वो क्या क्या तुमने यहाँ पे कैसे क्लासेस किए, फिर कैसे कैसे चैलेंजेस मिले, फिर कैसी मस्ती की, या क्या सबसे किया? बेस्ट वाज द नाइट क्लासेस जो अच्छा, हमने night ऑल दो classes. शॉर्ट पीरियड के लिए किए, बट वाज द फन कि यानी जहाँ पे पढ़ाई भी हो रही थी एंड मस्ती भी थी, कि यानी एग्जैक्टली जो पेरेंट्स बोलते हैं कि मस्ती भी करो एंड पढ़ाई भी करो, क्या होता है हमने यहाँ देखा। टू बी ऑनेस्ट हमने यहाँ देखा कि हम पूरा यानी रात को खाना खा के आते थे, हम बैठते थे, पढ़ते थे, यानी कंटिन्यू एक पढ़ने का पीरियड होता था जहाँ पे हम यानी 11 बजे से पढ़ने बैठते थे, सुबह 6:30 तक 6:30 तक, भर ठंडी में हम लोग आते थे, तो फिर सुबह हाँ आते थे, 2-2 ब्लैंकेट्स लेके आते थे, ब्लैंकेट्स ओढ़े हुए हैं और वैसे ही बैठे हैं बुक पकड़ के। सो बीच में ब्रेक होता था, कॉफ़ी ब्रेक चाय होता था, बनाते थे। या एंड कॉफ़ी ब्रेक के दौरान भी सर हमसे या मैम रुकते थे, आप रुकते थे तो आप हमसे बात करने आते थे, ऊपर कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। देन अनदर नॉट टू बी जस्ट फॉरगॉटन थिंग लाइक हमारे डेली क्लासेस जो हम कर रहे थे, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम डेली क्लासेस हम जो प्रैक्टिस सेशंस रखते थे, जो स्पेसिफिकली हम लोग शीट्स दोबारा सॉल्व करते थे, रीसॉल्विंग करते थे। या सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमने सारी, मुझे याद है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमने ऑलमोस्ट सारी शीट्स फिर दोबारा से रिपीट की थी। रिपीट की है और फिर वापस से डिस्कशन इवन जब हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में शीट लेते थे तो हम लोग कभी ऐसे नहीं किए कि पूरा एक साथ सॉल्व कर दिए, और प्रैक्टिकली भी इतना पॉसिबल नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सब कुछ एक साथ कवर कर लेंगे। सो बेसिकली तब हम लोग मार्क आउट करके रखते थे कि जो इजीली हो चुके हैं, फिर कुछ बचे हुए रहते थे। वाले क्वेश्चंस होते थे उसको मार्क आउट करके रखते थे हम, फिर जब हम रिवाइज करते थे तो उन क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से फोकस करते थे सेपरेटली। पता है ये चीज़ हमारे जो अभी बच्चे हैं ना, जो कि वे एग्जाम देने वाले हाँ। हैं, तो इन लोगों के पास इतना सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि अभी ये कोविड के कारण एग्जाम्स कंटिन्यूस टाइम एक्सपांड हो गया है ना, तो जो शीट्स की प्रैक्टिस आप लोगों ने एक बार 2 बार की है, दोबारा खोल के देख सकते हैं, दोबारा 3 बार, प्रैक्टिस हो 4 बार सकती है। खोल के देख सकते हैं उसको, तो बिल्कुल बहुत सारा अभी भी समय है तुम लोगों के पास। शीट्स रिवाइज करो, अपने क्लास वर्क नोट्स रिवाइज करो। आई थिंक क्लास नोट्स इज़ लाइक प्रायर इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल, क्योंकि जितना क्लास नोट्स ने हेल्प किया है ट्रूली, उसके बाद शीट्स है, बट क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जब हम लोग अभी कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं तो डेफिनेटली प्रोफेसर्स हर एक चीज़ नहीं पढ़ाते हैं, वी आर स्टिल रेफरिंग। मैं अभी भी सोनी सर की फ़िज़िक्स कॉपी रेफ़र कर रही हूँ, मैम के कंसेप्ट्स रेफ़र कर रही हूँ फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए अभी भी, क्योंकि हमें अभी फॉर्मूलेज नहीं लिखाए जाते हैं, क्योंकि दे आर से नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि ऑब्वियसली टफ एग्जाम्स क्लियर करके आई हो, तो उनकी मेंटालिटी बन चुकी है कि ये बच्चों को पहले से पता है। ओके, तो वो चीज़ तुम्हें यहाँ के क्लास नोट्स में बहुत अच्छे से मिलेगी, तो वो आगे भी बहुत काम आएंगे, है ना, ये चीज़ कह रही हो। और टेस्ट बताओ भी, टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो ना टेस्ट नहीं दे रहे, ये बहुत कॉमन ट्रेंड हो चुका है अभी, ये सबसे बड़ी गलती है ना। तुम्हारे वक्त तो ऑफलाइन होता था, यहाँ बैठ के कान खींच के टेस्ट दिलवाते ही थे तुमसे, बट अभी क्या हो रहा है, घर पे बैठे हैं बच्चे, इवन जो हम स्किप करते थे हमें दोबारा आके देना पड़ता था वो दूसरे दिन। एग्जैक्टली। तो अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट के कारण क्या हो रहा है, बच्चे घर पे बैठे हैं आराम से, टेस्ट तो खोल ली बैकग्राउंड, ठीक है, अब बैकग्राउंड में टेस्ट खोल ली, अब लगे हैं पबजी में, इवन हाँ खोल ली, लगे हैं पबजी में, तो वो तो हो नहीं पाया भाई कुछ। तो टेस्ट का तुम खुद को चीट कर रहे हो, टू बी फ्रैंक तुम खुद को चीट कर रहे हो, जो ऑनेस्टली गलत है,
क्योंकि हमने जहाँ किया है हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने भी स्किप की है और फिर उसका बाद में पता चला कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन का पैटर्न हमें एग्ज़ाम में आ रहा है और हम लोग नहीं कर पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं विच वॉज वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है उसके बारे में कि हम लोग शायद अटेम्प्ट करते तो हम लोग पेपर में उसके लिए बेनिफिशियल रहता हमारे लिए। यानी अगर तब कर लिया होता तो यार आज रोना नहीं पड़ता। हाँ, एग्जैक्टली। तो वही है कि टेस्ट पेपर्स बहुत नेसेसरी है। नेसेसरी है, और डिस्कशंस भी इनफैक्ट। Yes. तुम्हें याद है डिस्कशंस? बहुत ज़्यादा, क्योंकि यानी जो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे हम लोग, वो हमने अगर खुद से सॉल्व किए तो एटलीस्ट हम लोग उसके डिस्कशन में आके बैठते थे कि आइडिया क्या आया था। क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ एग्ज़ाम्स हो रही है उतने ज़्यादा वेरिएशंस मिल रहे हैं क्वेश्चंस के। एग्जैक्टली, दैट इज़ व्हाट इज़ कि नेसेसरी है एग्ज़ाम्स देना, जहाँ हम देख रहे हैं हर कंसेप्ट को हर अलग चीज़ में अप्लाई करके देख रहे हैं, अलग एंगल से हर बार क्वेश्चन के अंदर उसको पूछा जा रहा है। जो तुम जब खुद सॉल्व करोगे तो भी क्लियर होगा, जब तुम टीचर से डिस्कस करवाओगे तो भी क्लियर होगा। जब सर के साथ या मैम के साथ आके बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं तो बाकी कंसेप्ट्स को और कैसे रिलेट कर सकते हैं उस एक चीज़ से, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चा अकेले रूम में बैठ के उतना नहीं कर पाएगा अगर सर के साथ बैठ के करता है। तो पेपर्स देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके डिस्कशन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब इस सब समय में, इस सब चीज़ में, ठीक है, तुम एनसीईआरटी को क्या मानती हो? मतलब एनसीईआरटी का कैसे इम्पोर्टेंस है यहाँ पर? इफ़ यू कंसिडर नीट तो एनसीईआरटी भगवान था। अच्छा, एनसीईआरटी भगवान का अवतार है। या लिटरली जब मैंने शुरू किया था 11th-12th में तो मुझे एनसीईआरटी ऐसे लगता था कि यार छोटी सी चीज़ है, हो जाएगा कवर, ये तो इतना बड़ा बड़ा सॉल्व कर रहा है। क्योंकि हम लोग 300-350 MCQ सॉल्व कर रहे थे, उसके लिए थ्योरी पढ़ रहे थे, तो ऐसा लगता था कि नहीं हो जाएगा, एनसीईआरटी तो बच्ची चीज़ है इसके सामने, बट नहीं। इनफैक्ट मुझे याद है बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। कोमल वगैरह थे, हम लोगों ने वो बुक्स रोटेट करने वाला एक सिस्टम बनाया था। हाँ, कुछ बुक्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे और हम 2-3 पब्लिकेशन रेफर किए थे, हमने रेफर किया था। और मुझे याद आता है एक एक दिन में हम 900 MCQs का टारगेट रखते एग्जैक्टली, है ना। एक दिन में पर स्टूडेंट 900 MCQ सॉल्व करेगा और सॉल्व किए हैं हमने। हाँ, तुम लोगों ने, यस मुझे याद आता है। तो वो भी एक चीज़ है हाँ, कि भाई उस तरीके से भी हमने प्रैक्टिस की थी तब। तो एनसीईआरटी के बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, सो जितना थरोली तुम बाकी सब कंटेंट पढ़ रहे हो उतना ही सीरियसली एनसीईआरटी को भी पढ़ना है। बिकॉज दिखता छोटा है, यानी बाकी तुम अगर बुक्स देखोगे, बाकी पब्लिकेशन की बुक्स देखोगे, दिखती बड़ी है, बट कंटेंट अगर देखोगे तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन में कम से कम 2-3 पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन दी हुई है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, जैसे एग्जैक्टली, स्पेशली इन बायो। हाँ, स्पेशली इन बायो, मैं बायो के रेफरेंस से बोल रही हूँ। क्योंकि हमारे जब हम लोग थे तो तब भी यानी एनसीईआरटी टाइम पे चेंज कर देता था कि न्यू एडिशन आया था एनसीईआरटी का, तो पुरानी एनसीईआरटी में क्या था, नया एनसीईआरटी में क्या है, ये डिफरेंस क्रिएट हो गया था जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था स्टार्टिंग में। तुम्हारे टाइम पे हुआ था। हाँ, सो कॉन्ट्रास्ट कंपेयर करना एंड हर एक लाइन में इम्पोर्टेंस चीज़ है। इवन तक डायग्राम्स आर द लाइक सबसे अटमोस्ट नेसेसरी थिंग है कि वो डायग्राम से पूछ लेता है कि क्या कैसा है। सो इन, हाँ, इवन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी इज होल एंड सोल थिंग। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोलो, हाँ, दोनों में ही एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। और फिजिकल में तो फिर क्लास नोट्स है, हाँ, है ना। तो इस तरीके से एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमने बात कर ली। अब जैसे हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल अभी नेक्स्ट मंथ में इनका एग्जाम है, ठीक है, बहुत कम दिन बचे हैं, 30-35-40 डेज के आसपास बचे हुए हैं। तो इनको अभी क्या करना चाहिए, या तुमने तुम्हारे वक्त किस तरीके से पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ती थी तुम, क्या उनको कैसे गाइड करना चाहोगी, क्या टिप्स देना चाहोगी? अभी अगर मैं ट्रूली याद करूँ तो ऐसे लगता था कि 3 साल या 2 साल बहुत पढ़ लिया यार, अब तो थोड़ा ब्रेक बनता है क्योंकि अब फाइनल देने जा। नहीं, गलत है। ब्रेक देना इज़ लाइक मेंटली ब्रेक चाहिए, बस टोटली ब्रेक नहीं चाहिए। क्योंकि ब्रेक इज़ समथिंग लाइक जब तुम अपने दिमाग को कम एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट कि ब्रेक है। हमने भी गलती की कि हम थोड़ा सा यानी बहुत पढ़ लिए तो अभी थोड़ा देर लाइक सो ही जाएंगे, तो थोड़ा देर सोना यानी काफ़ी लंबा खींच जाता था, या फ़ोन में लगे हैं तो फ़ोन ही देख रहे हैं, ऐसा हो जाता था। हाँ, ये फ़ोन क्या देखते हो यार तुम लोग फ़ोन में? मतलब मैं भी देखती हूँ कि भाई बहुत टीनेजर्स हैं आजकल फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, वो देखो आता लगा है फ़ोन में बहुत देर से। तो क्या देखते क्या रहते हो ये फ़ोन में? मतलब समझ ही नहीं आता, रखा क्या है फ़ोन में।
एग्जैक्टली हम लोग समझते हैं कि फ्री हो रहे हैं, देख रहे हैं कोटा फैक्ट्री, देख रहे हैं बाकी स्टैंड अप कॉमेडीज़ देख रहे हैं, बट एग्ज़ाम के बीच में देखना इज़ ट्रूली अ कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन, यानी क्योंकि हमने ये गलती की है तो हम लोग ये स्टेट कर पा रहे हैं। सो बेसिकली आइडियली नहीं बोलना चाहिए, बट ये करना चाहिए, प्रैक्टिकली करना चाहिए, और प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अभी हम लोग चलो कि यानी सॉल्व हो गया, फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लग रहा है, टैक्टिक्स लग रहे हैं, तो अभी फ्री टाइम के लिए तुम थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लो, विच इज़ लाइक तुम्हारे या बोर्ड्स अगर दे रहे हैं तो बोर्ड्स की बुक्स पढ़ लो, गाइड्स जो हम लोग थियोरी के लिए करने वाले हैं। फॉर चेंज कुछ और पढ़ लो। स्टेट बोर्ड में बस एक ही चीज़ चैलेंजिंग थी कि थियोरी कैसे लिखे, हाँ, वही लिखने का तरीका। एग्जैक्टली कंसेप्ट तो पता था, बट उसको खींचतान के कैसे करना है थियोरी में, क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चे डेफिनेटली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, क्योंकि जहाँ 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए तुम 3 पॉइंट्स लिख रहे हो सफिशिएंट है, मिल गया, बट स्टेट बोर्ड का केस ऐसा नहीं है, जब तक पैराग्राफ्स लिखते नहीं हो मार्क्स मिलते नहीं है। सो बेसिकली इसके लिए तो कवर करने के लिए गाइड्स पढ़ो, या फ्री टाइम के वक्त तुम बुक्स पढ़ो, लिखने की प्रैक्टिस करो, या स्टेट बोर्ड की बुक हाँ। रीड कर लो। यानी जब आप नीट पढ़ के या अपना कॉम्पिटिटिव जोन पढ़ के आप परेशान हो गए हो और आपको कोई ब्रेक चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग पबजी और इंस्टेड ऑफ वाचिंग सम स्टैंड अप कॉमेडी, है ना, आप क्या कर लो, तो आप बोर्ड की बुक पढ़ लो, फॉर चेंज आप बोर्ड की बुक पढ़ लो, आपको वहाँ पे इतनी कॉमेडी मिलेगी कि आप ऐसे ही हंस के पागल हो जाओगे, बोलोगे यार दिया क्या है इसमें। और अभी तो मैं बताऊँ आपको, जो हमारे नए एडिशंस आए हैं ना हमारे बुक्स के, उसमें तो आए हाय कितनी बढ़िया मिस्टेक्स हैं, मतलब एग्जाम्पल सी मज़ा आ जाता है, मिस्टेक पकड़ के मज़ा आ जाता है। खैर आज ही मैं डिस्कशन कर रही थी, है ना, तो आए हाय क्या मिस्टेक्स है बुक्स में, खैर ठीक है, उसकी अपनी अलग माया है बोर्ड की बुक तो खैर ठीक है। अभी जो हमारे बच्चे अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको आप क्या टिप दोगी, कोई स्पेशल कोई टिप देना चाहती हो आप उनको? जो डेफिनेटली मैं अगर नीट के बच्चों को कंसिडर करती हूँ, तो डेफिनेटली तुमने काफ़ी एमसीक्यू सॉल्व कर चुकी होगी डिफरेंट पब्लिकेशन से, एंड मैं अगर जहाँ तक खुद का रेफरेंस लूँ तो मुझे याद है कि मैंने जो डिफ़िकल्ट जाता था या डिफरेंट चीज़ लगती थी तो मैंने उसको मार्क आउट करके रखा था, तो जो तुमने मार्क आउट करके रखा था उसको दोबारा गो थ्रू करो, फिज़िक्स के कंसेप्ट्स और स्पेशली कॉपीज़ के नोट्स दोबारा रेफ़र करो, दोबारा देखो, बहुत अच्छे से पढ़ लो। इवन जो हम लोग शीट्स सॉल्व करते हैं एफआईएम में, डेफिनेटली उसको फिर से एक बार कंसेप्ट देखो, पूरा नहीं करना है ना, क्योंकि पूरा की तो हमें आदत पड़ चुकी है कि कैलकुलेशन कैसे जाने वाला है, बट एक बार कंसेप्ट से, हाँ एग्जैक्टली टाइम नहीं है तुम्हारे पास। और क्या कोई नई चीज़ अभी इनको उठानी चाहिए या इनको अपना नहीं, डेफिनेटली नई चीज़ उठाना है सबसे गलत बात, क्योंकि हमने ये सुना है इवन लाइक अगर तुम बाकी लोगों से, डेफिनेटली इसमें सबसे की रोल है कि तुम अपने सीनियर से बात करो या फिर लाइक जो पहले इन चीज़ों से जा चुके हैं, तो बेसिकली हम इसके लिए यहाँ बैठे हैं, राइट। सो नया चीज़ कुछ मत उठाओ, क्योंकि जो तुम प्रीवियसली प्रॉपरली नहीं कर पाए हो दैट विल बी अ एड ऑन टू नया चीज़। सो जितना पहले किया है उसको बेटर करो, बस जो पहले तुम्हें ऑलरेडी आता है उसे अच्छे से रिवाइज करो, ब्रश अप करो, नया कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट प्रॉपर टाइम पे दो, ठीक है ना, और टेस्ट के डिस्कशंस जितने हो सकते हैं अपने टीचर्स के साथ बैठ कर करो, ठीक है, खुद टीचर्स के साथ बैठ बिल्कुल, ज़रा सा भी डाउट है तो डेफिनेटली डिस्कस करो, क्योंकि और कुछ रिलेटेड है तो पता चलता है, एंड विच इज़ द प्लस पॉइंट, क्योंकि जहाँ तक फिज़िक्स में देखा गया है कि यानी कुछ ना कुछ ऐसा नया एड ऑन आता है समथिंग, तो काफ़ी हेल्पफुल है। ओके। और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना सबसे ज़्यादा नेसेसरी है प्रीवियस ईयर के, क्योंकि प्रायर रेफरेंस मिलता है बिल्कुल, यानी कि आइडिया मिलता है क्लियर कट कि यानी किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्टली है ना, तो उस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करें फिर प्रचिति यहाँ पे इसका हम लोग कंक्लूड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में हमारे अगले वीडियो बनाए के साथ। तब तक वेट करिए मस्त नेक्स्ट एपिसोड के लिए। सो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए हमारे वीडियो को। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।